हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को राधे राधे, श्याम श्याम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। और आज की ये वीडियो हमारी जो है इंडियन पॉलिटी की वीडियो होने वाली है। आप सभी लोग जान ही रहे होंगे अगर आप हमसे जो है पहले से जुड़े हुए हैं। देखिए, हमने टॉपिक वाइज टॉपिक जो है सभी जो है टॉपिक कवर किए हैं। और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय और इसके अलावा जो है राज्यपाल से टॉपिक संबंधित होने वाले हैं और इससे संबंधित सवालों को हम देखने वाले हैं। लगभग हमारे 30 से 35 प्रश्न इस सेशन में होने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जो है जल्दी जल्दी इस सेशन से जुड़ जाइए और जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो है एक लाइक है वही लिए हमारे लिए मोटिवेशन है और जो है उसी के माध्यम से जो है हम में भी थोड़ी एनर्जी आती है, तो हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में आपको एक लाइक ज़रूर करना चाहिए। जो बच्चे हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उनको मिल जाया करे। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, जहाँ पर डेली क्लास की PDF जो है शेयर कर दी जाती है। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ के भी वहाँ से जो है PDF को प्राप्त करके रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बता दूं तो कुछ बच्चे कह रहे थे कमेंट बॉक्स में कि थोड़ा पीछे से जो है आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो अभी हमारा जो है दोस्तों कोई प्राइवेट स्टूडियो नहीं है, हम बस एक कमरे में बैठ के जो है आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और मेहनत से लगे हुए हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो एक दिन अपना भी स्टूडियो होगा। थोड़ा सा जो दूसरे कमरे से जो आवाज़ है वो थोड़ा बहुत आती रहती है पीछे से, तो इसीलिए जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। तो आप सभी लोग जो है इसको इग्नोर करिएगा और जो है अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा। वैसे अभी मैं बता दूं तो आप सभी लोग जान ही रहे होंगे कि हम 38वीं BPSC से लेकर 71वीं BPSC तक के सभी प्रश्नों को इस सीरीज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। इसके अलावा BPSC CDPO और BPSC TRE 2, 1 और 3 और उसके एग्ज़ाम के सवालों को भी हम देखने में लगे हुए हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय एक टॉपिक है और हमारा जो है राज्यपाल से संबंधित होने वाला है। तो हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे। हमने कल आपके लिए होमवर्क में ये सवाल दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय एक है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है एक संघीय न्यायालय भी है और मानवाधिकारों का संरक्षक भी है और संविधान का जो है अंतिम विवेचक भी है। तो ये तीनों जो है आपके सही हो रहे हैं, तो इसीलिए इसका जो CE विकल्प है ये हमारा सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है यह एक जो है सर्वोच्च न्यायालय है और यह एक संघीय न्यायालय है और यह मानव अधिकारों का संरक्षक और संविधान का अंतिम विवेचक भी है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो इसका E विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए एक्सप्लेनेशन में जो मैंने आपको चीज़ें बताई वही यहाँ पर लिखी भी हुई है। अगला सवाल कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये कि 1950 में संसद के अधिनियम से भी नहीं हुई थी, इससे भी नहीं हुई थी, इससे भी नहीं हुई थी। ये जो है भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। तो D विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 42वीं BPSC पर 1997 में ये सवाल पूछा गया था और भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। भारत का उच्चतम न्यायालय वर्ष 1958 में तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित वर्तमान भवन से स्थानांतरित होने से पहले पुराने संसद भवन में था। 28 जनवरी 1950 को भारत के एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन पुराने संसद भवन के नरेंद्र मंडल में हुआ था, जहां वर्ष 1937 से 50 तक भारत संघ न्यायालय 12 वर्षों के लिए कार्यरत था। अगला सवाल देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता कितनी है? सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है ये कितनी है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो है आयोग ने जो इसको स्टार मार्क किया है, क्योंकि ये पहले कुछ और था और थोड़ा बहुत चेंजेस हुए थे और कोई भी सटीक जवाब इसमें नहीं मिला था, तो इसीलिए आयोग ने इसको स्टार मार्क कर दिया था। 38वीं BPSC में ये सवाल पूछा गया था। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। संसद समय समय पर विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1956 पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या जो है 10 जो है कर दी थी। अब 10 कैसे हैं? ये मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर हैं, याद रखिएगा। और इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बढ़ाई गई है और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों के संशोधन अधिनियम 2019 के तहत वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या जो है ये मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है 33 है। मतलब मुख्य न्यायाधीश को भी अगर ले लिया जाए तो 34 हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी
अभी आपने देखा कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितने हैं, तो 33 हैं, यहाँ पर ऊपर भी लिखा हुआ है। तो इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं, ई विकल्प जो है सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी री एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, 63वीं बीपीएससी प्री 2017 का सवाल है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। हमने पहले भी बात की थी कि इनको जो है महाभियोग प्रक्रिया से इनको हटाया जा सकता है जज लोगों को। तो ये आपका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। और इनका अधिकतम जो सिलेक्शन होता है कॉलेजियम पद्धति पर होता है, मतलब 2-4 जज मिलकर जो है अनुशंसा करते हैं किसी वरिष्ठ वकील की, और फिर वही जो है जज बन जाता है। तो इसी तरह से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है, और कॉलेजियम पद्धति के अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति होती है। अगला सवाल देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है। देखिए अब ये किसको लिखकर त्यागपत्र देगा, तो अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, जैसे जब आपको जो है कहीं आप कमरा ले रहे हैं रेंट पर, तो आप जो है मकान मालिक से ही कमरा लेते हैं, और अगर जब आपको जाना होगा छोड़कर तो आप मकान मालिक को ही इन्फॉर्म करेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति ही जज की नियुक्ति करता है, और जो है जब न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देगा तो ये राष्ट्रपति को ही सौंपेगा। तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा, यहाँ पर ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिख कर दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां, प्रक्रिया एवं न्याय क्षेत्र का जो है उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 124 से और 147 किससे रिलेटेड है, तो उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछी जा सकती है। अगला सवाल देखिए, 7वें नंबर का सवाल है। कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। सेवानिवृत्ति मतलब रिटायर होने की उम्र क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो है 65 साल है, सुप्रीम कोर्ट की 65 साल है, और जो हाई कोर्ट है इसकी जो है 62 साल है। तो ये हाई कोर्ट की है, ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर पहले 65 वर्ष के हो जाते हैं तो पहले वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी अगर जो है इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो ये तो भी ये जो है रिटायर हो सकते हैं। जो भी पहले पूरा हो जाएगा उसके माध्यम से जो है प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। 63वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है, जबकि उच्च न्यायालय में यह 62 वर्ष का है। अगला सवाल देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने का अधिकार किसको है। तो वृद्धि करने का अधिकार मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो पावर है ये संसद के ही पास है, ठीक है। ये संसद के ही पास है, चाहे सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए, चाहे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात की जाए, दोनों की न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो पावर है ये संसद के ही पास है। तो सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है, और धातव्य है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगला सवाल देखिए, कॉलेजियम पद्धति के प्रणाली के बारे में, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन सा इसमें से जो है क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर सही पूछ रहा है, ठीक है। कौन कौन सा सही है मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली आरंभ किया, तो ये भी बिल्कुल गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं है, विधि के द्वारा नहीं है। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा कह रहे हैं कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये दूसरा न्यायाधीश मामला था, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखिए तो इसका पहला और तीसरा जो है ये आपका सही हो जाएगा। देखिए 69वीं बीपीएससी 2023 में सवाल पूछा गया था, तो पहला और तीसरा जो है इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम प्रणाली एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं, और इसमें जो है न्यायालय के में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश के आधार पर जो है की जाती है,
और कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना संसद ने नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय ने दूसरा न्यायाधीश मामला 1993 में की थी। न्यायाधीश पी एन भगवती का संबंध द्वितीय न्यायाधीश मामला से है, याद रखिएगा, इनसे जो है इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कौन सा जो है एक सही नहीं है ये आपको बताना है। बीपीएससी प्री 2011 में इस सवाल पूछा गया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा। सही नहीं है, याद रखिएगा, कह रहा है सही नहीं है, तो ये सबसे पहले ध्यान दिया करिए। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान जब लागू हुआ उसके बाद से सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, तो बिल्कुल। और सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो क्या ये जो चीज़ें लिखी हैं ये सही है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार जो है कोर्ट मार्शल की अपील जो है ये सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट मार्शल को ये छोड़कर कोई अन्य भी सुनवाई कर सकता है, ये कोर्ट मार्शल की सुनवाई भी कर सकता है। तो यही आपका जो है गलत हो जाएगा और यही इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये गलत ही पूछा था। देखिए सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये बिल्कुल सही था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगला सवाल देखिए 11वें नंबर का सवाल है कि निम्न में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। देखिए अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी हो जाएगा और कॉलेजियम प्रणाली भी हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मूल अधिकार क्षेत्र भी हो जाएगा। तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका सही जवाब डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये जवाब जो है सही हो जाएगा। अब कॉलेजियम पद्धति से जो है आप सभी लोग जानते हैं कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रणाली है या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई पद्धति है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम का नेतृत्व करते हैं। विदित होगी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मूल या आरंभिक अधिकारता शक्ति का वर्णन है। वहीं अनुच्छेद 132 से 36 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रकार एक से अधिक विकल्प जो है यहाँ पर सत्य है। अगला सवाल देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, तो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, किसी भी राज्य के कानून को जो है अवैध घोषित कर सकता है। बाकायदा क्या है कि वो जो है किसी मानवाधिकार का जो है उल्लंघन कर रहा हो या संविधान के अनुसार ना चल रहा हो, तो ये डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यदि केंद्र या किसी राज्य द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय की यह अधिकारिता न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाती है। अगला सवाल देखिए भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। भारत में न्यायिक प्रणाली जो है ये किस पर आधारित है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो किस पर हो जाएगा, तो भारत में न्यायिक प्रणाली जो है ये जो है कानून द्वारा स्थापित है, याद रखिएगा। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो है संविधान से भी है, तो यहाँ पर जो है एक से अधिक विकल्प सही हो जाएंगे। तो इसका जो है ई विकल्प हो जाएगा। ठीक है, ई विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो ये आपका 67वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया था। 14 नंबर का सवाल देखिए एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर जो है कार्यरत थे ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, याद रखिएगा। इस तरह के सवाल पूछे नहीं जाते हैं अब, लेकिन जब क्वेश्चन आ गया है तो आप देख लीजिएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश थे ये। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। न्यायमूर्ति आदर्श सेन आनंद जो है 1990 के दशक के अंत में भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे और मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 10 अक्टूबर 1998 से जो है 31 अक्टूबर 2001 तक था। अगला सवाल देखिए हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के निर्णय को समर्थन दिया जिसने 3 तलाक या तलाक बिद्दत को जो है असंवैधानिक बता दिया था। तो ये कब की बात है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो है 2017 की बात है। ठीक है, 2017 की बात है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये निर्णय दिया था और जो है इसको समर्थन दिया किसने, तो भारत की संसद ने दिया। तो इसका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए सायरा बानो बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय पीठ ने वर्ष 2017 में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 3 तलाक की प्रथा, तलाक विद्युत को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार देते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसी निर्णय के समर्थन में भारत की संसद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 2019 बनाकर 3 तलाक की प्रथा, 3 बार तलाक कहने जिसमें लिखित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूप से शामिल है,
के आधार पर तलाक को जो है विधिक रूप से अमान्य और गैर कानूनी बना दिया है। अगला सवाल देखिए, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो संविधान जो है ये सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है, क्योंकि संविधान से ही जो है सभी को सारी शक्तियाँ मिली हुई हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे संसद हो, या राष्ट्रपति हो, या प्रधानमंत्री हो। तो 45वीं बीपीएससी में प्री 2001 और 2 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है और यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्माण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का जो है प्रावधान भी करता है। अगला सवाल देखिए, इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? कौन से प्रकरण में, ये आपको बताना है। तो ये प्रकरण आपने सुना होगा, केशवानंद भारती बनाम जो है केरल राज्य के बनाम में जो है ये जो है प्रकरण था, और इसी में इन्होंने जो है मूलभूत ढांचा सिद्धांत को जो है बताया था। कैसे बताया था? देखिए, बीपीएससी सीडीपीओ 2005 का सवाल है। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में संविधान के मूलभूत ढांचा, द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका जो है प्रतिपादन किया, और इस वाद में दिए गए अपने ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, और तथा यह भी निर्धारित किया कि संसद में संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो। तो इसका जो है सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का जो है आरक्षण से ये मामला जो है संबंधित है। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। 66 बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद जो हुआ था 1992 में, सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित है, और इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा था, किंतु साथ ही यह भी निर्णय दे दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर तथा आर्थिक रूप से सशक्त भाग को जो है इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत प्रदत्त कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का जो है सिद्धांत दिया? तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये कौन कौन सा मुकदमा था, तो आप सभी लोग जानते हैं। 19वें नंबर का ये सवाल है। एक तो यहाँ पर जो सबसे 1973 में मैंने बताया एक वाद हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल, तो यही आपका सही हो जाएगा, जिसमें कहा था इन्होंने कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन कोई ऐसा संशोधन नहीं जो है होगा जो मूलभूत ढांचे को ही संविधान के बदल दे। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इस वाद में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह कहा कि संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा के तहत संविधान के किसी भी संशोधन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है यदि यह संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता प्रतीत हो तो। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को जो है परिभाषित करता है? मूल अधिकार क्षेत्र को जो है कौन सा अनुच्छेद इसमें से जो है परिभाषित करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 के तहत जो है मूल अधिकार क्षेत्र की जो है बात की गई है भारत के संविधान में। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र या आरंभिक अधिकारता को परिभाषित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अन्य अधिक राज्यों के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच अगर किसी तरह का विवाद होता है और तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न अंतर्विलित होता है और जिस पर किसी विधिक अधिकार का स्तुति या विस्तार निर्भर है, तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक जो है अधिकारता होगी और ये जो कहेगा वही बात मानी जाएगी। अगला सवाल देखिए, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? केंद्र और राज्य के मध्य जो है विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही हो जाएगा अभी मैंने आपको ऊपर के एक्सप्लेनेशन में बताया कि ये होता है आपका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, प्रारंभिक
क्षेत्राधिकार जो है ये जवाब सही हो जाएगा, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी एग्जाम 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का जो है आधार है, तो क्या आधार है इसका, तो इसका आधार है आपका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, तो ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के सुसंगत रूप में बनाई गई है या नहीं, यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण करती है अथवा नहीं, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि अगर जो है ये संविधान का जो है उल्लंघन करती होगी या किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन करती होगी तो वो कानून जो है शून्य हो जाता है और न्यायालय जो है इसे शून्य घोषित कर देता है। अगला सवाल देखिए, 23वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है, किसका संबंध है, तो वही बात फिर से ये सवाल रिपीट होकर आया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो इसका कॉलेजियम प्रणाली भी है, मूल अधिकार क्षेत्र भी है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी है, तो ये आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, अगला टॉपिक जो हमारा है राज्यपाल से संबंधित होने वाला है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है। राज्य सरकार का जो है कार्यकारी, जैसे केंद्र सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष और संवैधानिक प्रमुख जो है ये राज्यपाल होता है, तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी प्री 2001 और बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है ये राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, सेम टू सेम जैसे राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल देखिए, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। किसी राज्य का राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में सवाल पूछा गया था और किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक की कार्यपालिका का जो है वर्णन है और राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल और जो है सम्मिलित होते हैं। इसमें राज्यपाल के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करता है और इसके अलावा कभी भी राष्ट्रपति को अपना संबोधित करके जो है अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। देखिए, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति ही जो है सभी स्टेट और जो है संघ शासित प्रदेश है इनका जो है राष्ट्रपति जो है सभी क्षेत्रों के राज्यपाल को जो है नियुक्त करता है, याद रखिएगा डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारत के अन्य राज्यों से अलग विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में पहले वहाँ कार्यपालिका के प्रधान का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा न होकर जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभा द्वारा किया जाता था, किंतु इस विषमता को 1965 में समाप्त कर दिया गया। फलस्वरूप जम्मू और कश्मीर के कार्यपालिका प्रमुख को सदरी रियासत के स्थान पर राज्यपाल नाम से जाना जाने लगा। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन नियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघराज्य क्षेत्रों में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया और वहां उपराज्यपालों का प्रावधान किया गया है, जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है भारतीय राज्यों के राज्यपाल के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। तो मैं इसको बताऊंगा नहीं, आप लोग जो है बता दीजिएगा, इतने लेवल पर आप हैं, आप सभी को पता होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पुरानी हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल ही हैं, तो ये आप सभी लोग जो है एक बार बताइएगा। देखिए, बिहार के राज्यपाल जो है चेंज हुए हैं, तो आप उसको भी याद रख लीजिएगा। मैं आपको पोल के माध्यम से एक जो है क्वेश्चन बनाकर अपने जो है पोस्ट में डाल दूंगा यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में। देखिए, अब यहाँ पर मैं कुछ नहीं बताऊंगा इस सवाल के बारे में। देखिए आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देशित किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो कौन से अनुच्छेद में निहित है उनका ये जो उन्होंने कहा अध्यक्ष को जो है निर्देश दिया, तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत दिया, तो ये आपका हो जाएगा 175(2) के अनुसार। ठीक है, 175(2) के अनुसार ये आपका सही हो जाएगा सी विकल्प। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में ये सवाल पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश या उस राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा जिस सदन में कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है कि वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब जो है आपका सी विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है जितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, कितने समय में लौटा सकता है, तो ये आपको बताना है। तो राज्यपाल जो है इसकी कोई समय सीमा नहीं है, जब तक चाहे पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके जेब में चुपचाप रख सकता
है, तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसकी कोई समय सीमा नहीं है। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतु के तहत राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र किसी साधारण विधेयक धन विधेयक को छोड़कर संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। हालांकि इसे यथाशीघ्र शब्द के लिए संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और यह राज्यपाल के विवेकाधीन है। अतः विकल्प जो है सी आपका सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतने ही सवाल थे दोस्तों। कल के सेशन में हम अलग अलग टॉपिक से सवाल देखेंगे, जिसमें हमारा राज्य विधानमंडल और मंत्रिपरिषद होगा। इसके अलावा उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय जो होंगे, इन सब के बारे में हम सवाल देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।